हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना GSM-PG कॉलेज वेवर से आज पुनः आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको रक्षाबंधन की बधाई दे रही हूँ। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी लोगों को। और आप लोगों ने त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया होगा। कोरोना काल में ज़्यादा अच्छा तो नहीं मना होगा, लेकिन बहुत अच्छे से आप लोगों ने घर में सेलिब्रेट कर लिया होगा। ठीक है, तो आज मैं आपको आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व बताऊँगी। इससे पहले हमारा टॉपिक चल रहा था आश्रम व्यवस्था का अर्थ, वो मैंने आपको समझा दिया था और आश्रम व्यवस्था के आधार भी मैंने बता दिए थे। फिर भी मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी आपको बताने के लिए कि आश्रम व्यवस्था का अर्थ मैंने बताया था आपको कि जहाँ मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है, जहाँ पर मनुष्य निरंतर परिश्रम करता है उसे हम आश्रम व्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, और आश्रम शब्द का दूसरा अर्थ हमने बताया था रुकना तथा आराम करना। ठीक है, ये आपको याद होगा। और मैंने इसके आधार भी बताए थे, आश्रम व्यवस्था के आधार इसमें थे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। ये मैंने आपको सभी डिटेल में समझा भी दिए थे। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी आश्रम व्यवस्था का समाजशास्त्रीय महत्व। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा कौन सा महत्व आता है? जीवन का नियोजित एवं क्रमबद्ध विभाजन। आश्रम व्यवस्था का पहला पॉइंट है जो महत्व का पहला इसका महत्व है कि जीवन का नियोजित एवं क्रमबद्ध विभाजन। इसके बारे में थोड़ा सा आप सुने, इसे समझें कि जीवन का जो नियोजित क्रमबद्ध विभाजन है इसको हम कैसे समझेंगे, थोड़ा सा समझें इसे। आश्रम व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति की जीवन यात्रा को नियोजित तरीके से 4 भागों में बांटा गया है। जो व्यक्ति की जीवन यात्रा है, जो व्यक्ति की जीवन यात्रा है उसे नियोजित तरीके से 4 भागों में कैसे बांटा गया है कि प्रत्येक भाग के दो लिए निश्चित आय। ठीक है, 2 भाग कर दिए गए हैं। प्रत्येक भाग के लिए निश्चित आय तथा कर्तव्यों को निर्धारण किया गया है। निश्चित आय और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। और ब्रह्मचर्य आश्रम सुखों और आनंदों की प्राप्ति के लिए एक मार्ग होता है। सुख की और आनंद की प्राप्ति के लिए इसे एक मार्ग बताया गया है। और गृहस्थ आश्रम में आकर क्या होता है? गृहस्थ आश्रम में आकर हम सुखों का अनुभव करते हैं और सुखों द्वारा आनंदों का भोग करते हैं। ठीक है, और वानप्रस्थ आश्रम में रहकर हम धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। जो हमारा वानप्रस्थ आश्रम है इसमें हम धार्मिक लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं। ठीक है, और संन्यास आश्रम में क्या होता है? संन्यास आश्रम में रहकर हम मोक्ष की प्राप्ति का पूरा प्रयास करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति का पूरा प्रयत्न करते हैं। अतः यह व्यवस्था ऋषियों ने हमारे जीवन की सात्विकता और सार्थकता को प्रस्तुत करने के लिए दी थी। ठीक है, तो ये 4 आश्रम इसमें आ गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या था? जीवन का नियोजित एवं क्रमबद्ध विभाजन। इसमें पूरा 4 आश्रम के बारे में आपको बताया। अब दूसरा आता है व्यक्ति और समाज को जोड़ने में सहायक। ये है व्यक्ति और समाज को जोड़ने में सहायक। इसको भी थोड़ा सा समझाऊंगी मैं, इसे समझें आप। इसमें क्या होता है? व्यक्ति और समाज को जोड़ने में आश्रम व्यवस्था ने बहुत बड़ी सहायता की है। व्यक्ति को और समाज को, ये हो गया व्यक्ति और ये हो गया समाज, इसे जोड़ने में बहुत बड़ी सहायता किसने की है? आश्रम व्यवस्था ने। इसे जोड़ने की बहुत बड़ी सहायता की है आश्रम व्यवस्था ने। ठीक है, और व्यक्ति प्रत्येक समाज में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। हर समाज में वह अपने कर्तव्य निभाने की पूरी कोशिश करता है और वह भली प्रकार यह समझ लेता है या वह जान लेता है कि वह केवल अपने और अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता, बल्कि उसके विकास में समाज का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसमें किस चीज पे जोर दिया गया है कि व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए नहीं जीता है। साफ क्लियर है आपके इस पॉइंट से, व्यक्ति और समाज को जोड़ने में सहायक। तो व्यक्ति केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं जीता, बल्कि वह समाज को जोड़ने की पूरी कोशिश करता है। इसमें केवल यही बताया गया है। अतः वह भली प्रकार समझ लेता है कि वह केवल अपने
और परिवार के लिए ही नहीं जीता, बल्कि उसके विकास में समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वह समाज पर बहुत बल देता है, अतः उसे भी समाज के प्रति कुछ दायित्व निभाने पड़ते हैं। इस प्रकार दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों का विकास एक दूसरे पर निर्भर करता है और व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति और समाज जो है वो एक दूसरे के ही पूरक हैं। ठीक है, व्यक्ति और समाज, ये तो हो गया आपका व्यक्ति और समाज को जोड़ने में सहायक। अब तीसरा पॉइंट आता है पुरुषार्थ का पालन। इसे भी थोड़ा सा समझ लें, शॉर्ट में ही समझाऊंगी। पुरुषार्थ का पालन, इसमें क्या करता है मनुष्य कि आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ हों। जो मैंने सबसे पहले आपको पुरुषार्थ के 4 प्रकार बताए थे, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। ठीक है, जो आश्रम व्यवस्था में मानव जीवन के चारों पुरुषार्थ हो, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति होती थी। ब्रह्मचर्य क्रम में धर्म पुरुषार्थ की पूर्ति होती थी। जो ब्रह्मचर्य का क्रम था उसमें धर्म और पुरुषार्थ की पूर्ति होती थी, और गृहस्थ आश्रम में काम और अर्थ की पूर्ति होती थी। गृहस्थ आश्रम में काम और अर्थ नामक पुरुषार्थ की पूर्ति होती थी, इसे आप समझ लें। और वानप्रस्थ आश्रम में धर्म नामक पुरुषार्थ की पूर्ति करके व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता था, और संन्यास आश्रम में मोक्ष नामक पुरुषार्थ प्रमुख होता था। संन्यास आश्रम जो मैंने आपको बताया था, इसमें मोक्ष नामक पुरुषार्थ प्रमुख या मोस्ट इम्पोर्टेंट होता था। जो मोक्ष नाम का एक पुरुषार्थ था वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता था संन्यास आश्रम में। ठीक है, और इसमें व्यक्ति सब तरफ से विमुख होकर ईश्वर चिंतन में लगा रहता था। हर चीज छोड़कर केवल ईश्वर की आराधना करता था, पूजा पाठ करता था। किसमें? संन्यास आश्रम में। ठीक है, आज केवल इतना ही बेटा, तब तक के लिए इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी। ओके, धन्यवाद।